आप सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इससे पहले हमने सीटेट 2012 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1 से 15 प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम 16 से 30 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 से। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया गया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। यहाँ पर हम ऑप्शंस का अध्ययन करते हैं। पहले में दिया गया है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। दूसरे में दिया गया है स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की क्षमताएं। और तीसरे में दिया गया है नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। और चौथे में दिया गया है मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की त्रुटियां। आइए आधार का क्या कहना है देखते हैं और उसके आधार पर हम सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आकलन अधिगम आधारित होता है, अर्थात विद्यार्थियों के सीखने की गति, प्रक्रिया, क्षमता, समस्याओं के निराकरण, सीखने की प्रगति एवं उनके निदानों एवं उपचारों का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि प्रश्न का कहना है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। तो किसका ध्यान रखता है? विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ और विद्यार्थियों की क्षमताएँ और विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह संबंधित नहीं है, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो इस प्रकार जो उत्तर है वह तीसरा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। आइए हम 17वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ द मोस्ट इन इट्स टीचर्स। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यानी जो विद्यालय है वह अपने शिक्षकों को किस क्षेत्र में बढ़ावा देगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस का अध्ययन करते हैं। पहले में दिया है मेमोरी, स्मृति। दूसरे में दिया है डिसिप्लिन्ड नेचर, अनुशासित स्वभाव। तीसरे में दिया है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। और चौथे में दिया गया है टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। आधार का क्या कहना है? शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कौशलों, क्षमताओं, योग्यताओं में निरंतर प्रगति, विकसित और अग्रसर रहने को बढ़ावा देता है। यानी शिक्षकों में ये सभी चीज़ें को निरंतर विकसित अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है थर्ड में यह सही उत्तर है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। तो आइए हम देखें 18वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है मोनिका ए मैथ्स टीचर आस्क राधिका ए क्वेश्चन ऑन नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क मोहन another question. She rewards her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is. मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई न उत्तर मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है। आइए ऑप्शंस का क्या कहना है। पहले ऑप्शन दिएगा ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। दूसरे में दिया गया है वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तीसरे में दिया है स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। और चौथे में दिया गया सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर
जो आधार दिया गया है उसका कहना है लैंगिक भेदभाव प्राय परंपरा, रूढ़ी, जाति, स्त्री पुरुष मान्यता, रीति रिवाज, लैंगिक असमानता के आधार पर किया जाता है और जिसे नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट है कि राधिका से प्रश्न पूछने के बाद जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है तो उसको एक कहना चाहिए ऑप्शन देती है, अपने शब्दों को बदलती है और इस प्रकार वह रूढ़िवादिता को कहना चाहिए बढ़ावा दे रही है। तो ये उत्तर हो जाएगा, इसका स्पष्ट है। चौथा नंबर का मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। आइए हम 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए स्कूल में बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यानी लिंग भेदभाव से बचना है तो क्या हो सकता है। पहला में दिया गया है सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज़ देन गर्ल्स फॉर ए म्यूज़िक कंपटीशन, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दूसरे में दिया गया है मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बेस्ड बिहेवियर्स बाय टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी जहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है उसका संज्ञान होना चाहिए। और तीसरे में दिया गया रिक्रूटमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। और चौथा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड इन्फोर्स इट स्ट्रिक्टली, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। तो आइए हम आधार को देखें। लैंगिक भेदभाव प्रायः परंपरा, रूढ़ी, जाति, स्त्री पुरुष मान्यता, रीति रिवाज, लैंगिक असमानता के आधार पर किया जाता है। विद्यालय के सभी सदस्यों को यानी जो भेदभाव किया जाता है और पक्षपातपूर्ण रवैया किया जाता है उन व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें दिया है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना चाहिए। आइए हम 20वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इनकरेज डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी जो विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, नियमित उपस्थिति नहीं हो रही है, तो उन्हें नियमित करने के लिए जो प्रोत्साहन होता है उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, पहले ऑप्शन में दिया है पेइंग ₹5 पर डे टू अटेंड चिल्ड्रन, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देना। और दूसरे में दिया है ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरे में दिया गया नॉट अलाउिंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल में बी मेड ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। और चौथे में दिया गया ए चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। आइए आधार का क्या कहना है, विद्यार्थियों के अनुकूल सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय की पहल की जानी चाहिए, यानी कि वहाँ संसाधन युक्त सुविधा युक्त विद्यालय को खोलना चाहिए और जो कि आवासीय हो, तो बच्चे वहीं रहेंगे और अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर है, आवासीय विद्यालय खोलना। आइए हम 21वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द एक्सेप्ट, यानी सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखें ऑप्शंस का क्या कहना है। पहले में दिया गया कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता संवर्धन, सेंसिटाइजेशन, संवेदनशील बनाना, सेग्रीगेशन, पृथक्करण और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों की भागीदारी। यानी समावेशन को करने के लिए
हमें किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो पहले ऑप्शन को देखें, क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है और अभिभावकों की भागीदारी भी आवश्यक होता है। और यहाँ पर सिवाय दिया है तो इसको छोड़ करके तो ये उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का सेग्रीगेशन, पृथक्करण। तो ये समावेशन के लिए आवश्यक नहीं है। समावेशन में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कॉलास्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कॉलास्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यानी जो सहसंज्ञानात्मक गतिविधियां होती है उनके आधार पर हम संज्ञानात्मक गतिविधियों का किस प्रकार से निष्पादन सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकते हैं, तो स्तर किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं जिससे परिणाम बेहतर आए। तो इसका आधार क्या हो सकता है, आइए हम देखें। पहले में क्या दिया गया है, इट इंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेंशन, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। दूसरे में दिया है इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, यह हाथ से किए गए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। और तीसरे में दिया है इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यह व्यक्तिगत या व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। और चौथे में दिया गया इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उसके आधार पर यदि हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएं तो उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखें, तो इस आधार पर इसका जो उत्तर होगा ये थर्ड नंबर का होगा, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यानी सभी जो व्यक्ति होते हैं उसमें या तो शैक्षणिक क्षेत्रों में जो गुण होते हैं वो होता है या फिर शैक्षणिक क्षेत्रों में जो गुण होते हैं वह होता है। तो सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आइए हम देखें 23वें नंबर के प्रश्न को। व्हाइल सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स डेज शुड बी देयर, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, यानी जो पोर्टफोलियो होता है उसमें जो सामग्री है उसका चयन करते समय डेज का और डेज जरूर होना चाहिए। दो चीज़ों का यहाँ पर होना चाहिए। हम देखें कि पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और बहिष्करण होना चाहिए। पहले डेज में होना चाहिए और दूसरे डेज में होना चाहिए। दूसरे को देखें, इंक्लूजन अदर टीचर्स, अन्य शिक्षकों और समावेशन। तीसरे में देखें इंक्लूजन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और समावेशन। और चौथे में देखें इंक्लूजन पेरेंट्स, अभिभावकों, समावेशन। इसका मतलब ये है कि कौन सा इसमें होना चाहिए। तो स्पष्ट है, उत्तर स्पष्ट है, फिर भी हम देखते हैं कि आधार का क्या कहना है, ताकि विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्रियों की पहचान हो सके। तो विद्यार्थी और उनको समायोजित करेंगे, समावेशन करेंगे तो उनके लायक जो सामग्रियाँ होनी चाहिए उनकी पहचान हो सके। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो उत्तर है वो है थर्ड नंबर का, विद्यार्थियों और समावेशन होना चाहिए। आइए हम 24वें नंबर के प्रश्न की ओर देखें। ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट, निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि अंतर विषयीय अनुदेशन, इसको समझने की आवश्यकता है। हम पहले ऑप्शंस का अध्ययन करें। स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू डेवलप ए डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी और विकसित होने की कम संभावना होती है। दूसरे में दिया गया टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन
प्लानिंग लेसन्स एंड एक्टिविटीज़। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तीसरे में दिया गया स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्नड नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट्स। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। और चौथे में दिया गया है टीचर्स आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन ए ट्रेडिशनल करिकुलम। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। आइए पहले आधार को समझें कि ये अंतःविषयी अनुदेशन है क्या। अंतःविषयी अनुदेशन के अंतर्गत रूढ़िगत तरीके से निर्देश या शिक्षण नहीं किया जाता, बल्कि विद्यार्थियों को सीखने का खुला अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वह सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान का सृजन कर सके। इसका तात्पर्य है कि उन्हें स्वतंत्र किया जाता है, परंपरागत तरीके से उन्हें निर्देश या शिक्षण कार्य नहीं किया जाता है ताकि वे अपने ज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में सृजन कर सकें। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इससे मेल खाता है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों, यानी जिस क्षेत्र में वे विकसित होना चाहें, ज्ञान अर्जित करना चाहें, उसमें वे अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। आइए हम देखें कि 25वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है। ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, डैश दिया गया के अलावा इसके छोड़ निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो आइए देखें कि ऑप्शंस क्या कहना है। गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, मुक्त खेल के लिए समय देने। दूसरे में दिया गया प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। और तीसरा दिया गया है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। और चौथे में दिएगा प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। चूँकि यहाँ पर एक्सेप्ट दिया है, सिवाय बोल रहा है, तो उस सिवाय के आधार पर हमें जो दिख रहा है वो हम आधार के बाद आपको बताने जा रहे हैं। इसमें दिया गया आधार को पहले हम अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण निर्मित करके सीखने का अवसर व स्वतंत्रता उपलब्ध कराने से अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम उसको स्वतंत्र कर देते हैं और वातावरण निर्मित कर देते हैं तो उसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है और सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मुक्त खेल के लिए समय देना चाहिए और सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध भी करानी चाहिए। और सिवाय यानी इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ऐसा जो बंधन किया जाता है वह ठीक नहीं है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड। आइए हम 26वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। लर्नर्स हु डिमॉन्स्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिज़ायर फॉर इंक्रीज्ड नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस और सेड टू हैव वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यानी जो समृद्ध ज्ञान और दक्षता की हार्दिक इच्छा यानी प्रकट करते हैं उनके पास क्या होता है। तो देखें कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। मास्टरी ओरिएंटेशन, नैपुण्यता अभिविन्यास। और दूसरे में दिया है परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। और चौथे में दिया गया वर्क एविडेंस ओरिएंटेशन, इसमें दिया गया कार्य परिहार अभिविन्यास।
आइए आधार का अध्ययन करें। शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, बोध, समझ, कौशल, दक्षता का प्रदर्शन कर अपने सीखने की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। यानी जब छात्र हैं अपने प्राप्त ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तब प्रामाणिकता सिद्ध होती है। प्राप्त परिणामों के आधार पर स्वमूल्यांकन, आकलन, मूल्यांकन करके स्वयं फिर विकास करते हैं। तो इस आधार पर हम ये देखें तो दूसरे नंबर का जो विकल्प है वो इससे मेल खाता है। निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास उनके पास होता है। आइए हम 27वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ें। इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी प्राइमरी स्कूल में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहले हम देखें, विश ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दूसरे में दिया गया, नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तीसरे में दिया गया, अलाउ देम टू मेक ग्रुप ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। और चौथे में दिया गया, नरेट स्टोरीज विथ पॉजिटिव एंडिंग्स। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। आइए हम देखें कि आधार का क्या कहना है। समावेशी वातावरण निर्मित करना चाहिए। तो इस आधार पर हम ये देखें कि प्रत्येक को समान क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो सही उत्तर है। विभेद नहीं करना चाहिए, समान अवसर देने चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए। तब वह क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। आइए हम 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन ए नर्सरी क्लास। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यानी जब बच्चा नर्सरी कक्षा में पढ़ता रहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी है? आइए देखें ऑप्शन, माई नेबरहुड, मेरा पड़ोस। दूसरे में दिया गया माई स्कूल, मेरा विद्यालय। तीसरे में दिया गया माई फैमिली, मेरा परिवार। और चौथे में दिया गया माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। बालक का जुड़ाव प्रारंभ से ही माता पिता तथा अपने परिवार के सदस्यों से होता है। इस आधार पर उसके सबसे कहना चाहिए जो विषय है, विषय वस्तु है, उसको होना चाहिए माई फैमिली, मेरा परिवार, और यही सही उत्तर है। आइए हम 29वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन रिलेशन टू एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बच्चे जब त्रुटि करते रहते हैं तो कौन सा इसमें से कथन सत्य है? आइए हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या दिया गया। एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर ए टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दूसरे में क्या दिया गया है, इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू करेक्ट ऑल एरर्स इन द क्लासरूम इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज़ फेल्ड। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ए टीचर शुड नॉट नोटिस एवरी एरर अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। और चौथे में दिया गया है, करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायरसम फॉर ए टीचर। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपयुक्त कथन कौन सा है या सत्य कथन, यहाँ पर कथन कौन सा है बिल्कुल सही है। आधार का अध्ययन करते हैं। शिक्षक में शिक्षण कौशल के साथ साथ विषय विशेषज्ञ और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ज्ञाता होना चाहिए, तभी वह आकलन कर सकते हैं और
बच्चों का सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की जो व्यवस्था होती है वो असफल है। तो ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अब हम अंतिम और 30वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी विशेष पहचान क्या है। पहले में दिया गया देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दूसरे में दिया गया है द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल, समस्या मौलिक होती है। तीसरे में दिया गया देयर इज यूजुअली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। और चौथे में दिया गया द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल ऑब्लिक टॉपिक, समस्या केवल एक सिद्धांत ऑब्लिक प्रकरण पर आधारित होती है। आइए आधार का अध्ययन करें। एक उत्कृष्ट समस्या कथन में समस्या के समाधान का स्पष्ट संकेत विद्यमान होता है। इसका मतलब ये है कि समस्या कथन में ही जो समाधान का संकेत छिपा हुआ होता है। एक अच्छे कथन में यह विशेषता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने सुझाव लिखिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।